1978 फिल्म फेयर अवार्ड्स, बॉलीवुड की सबसे बड़ी रात। मंच पर रेखा आती हैं, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। वो एक अवार्ड प्रेजेंट कर रही हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कहें, उनकी मौजूदगी ही एक बयान बन जाती है। और फिर वो माइक पर जो कहती हैं उससे तो मतलब पूरी इंडस्ट्री में एक सन्नाटा सा पसर जाता है। वो कहती हैं, मुझे अमिताभ बच्चन की पत्नी के रूप में पहचाने जाने से कोई आपत्ति नहीं है। ये कोई गॉसिप नहीं थी, ये एक रिकॉर्डेड पब्लिक बयान था। आज हम इसी एक पल से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो रेखा की कहानी को उनकी फिल्मों से नहीं, बल्कि उनकी चुप्पी, उनके रहस्य और उनके सोचे समझे मौन से तौलते हैं। बिल्कुल। हमारा काम है ये समझना कि कैसे एक इंसान ने बिना कुछ कहे बॉलीवुड के सबसे शक्तिशाली लोगों को मतलब जवाब देने पर मजबूर कर दिया। कैसे खामोशी शोर से ज्यादा ताकतवर हथियार बन गई। चलिए इस पहेली की परतें खोलते हैं। तो उस एक बयान ने इतना बड़ा भूचाल क्यों ला दिया? देखिए, अमिताभ बच्चन उस वक्त सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक ब्रांड थे। एंग्री यंग मैन ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक परफेक्ट फैमिली मैन। उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी एक इमेज थी। और रेखा का वो बयान उस इमेज पर एक सीधा हमला था, एक तरह से खुली चुनौती थी। उन्होंने अमिताभ का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि किसी को कोई शक ही नहीं रहा। और यहाँ से शुरू होता है चुप्पी का वो खेल। इस बयान के बाद रेखा ने कोई सफाई नहीं दी, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस चुप हो गई। और अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं बोल सकते थे। अगर वो हाँ कहते तो उनकी फैमिली मैन की छवि, टूट जाती। और अगर वो ना कहते तो वो और बड़े विवाद में फंस जाते हैं। तो वो भी चुप रहे। इस एक बयान ने इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर इंसान को निशब्द कर दिया था। इसी को कहते हैं पावर एम्बैरेसमेंट। हाँ, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह गई थी, एक पावर प्ले बन गया था। और इस खेल में रेखा ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक ऐसी खिलाड़ी है जो नियम खुद बनाती हैं। और इसी सार्वजनिक तनाव के बीच यश चोपड़ा एक ऐसा दांव खेलते हैं जो आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे साहसी कदम माना जाता है। वो एक फिल्म अनाउंस करते हैं, सिलसिला। और कास्टिंग देखिए, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा। ये कास्टिंग नहीं थी, ये तो एक तरह से रियलिटी टीवी था, इससे पहले कि रियलिटी टीवी का दौर भी शुरू होता। हाँ। यश चोपड़ा असल जिंदगी के ड्रामा को सीधे 70 mm के पर्दे पर ला रहे थे। ये एक बड़ा जुआ था। आप सोचिए सेट पर क्या माहौल रहा होगा। हर कोई जानता था कि जो डायलॉग बोले जा रहे हैं उनके पीछे एक अनकहा सच भी है। फिल्म का हर सीन, हर गाना असल जिंदगी की अटकलों से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिल्म के बनने और रिलीज होने से भी ज्यादा जरूरी था वो जो फिल्म के बाद हुआ। सिलसिला के बाद क्या हुआ, वो कहानी ज्यादा दिलचस्प है। दो चीजें हुई। पहली, यश चोपड़ा और रेखा ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। वो डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी जिसने इतनी खूबसूरत फिल्में दी, वो हमेशा के लिए टूट गई। और दूसरी, जो इससे भी बड़ी बात थी, अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑन स्क्रीन जोड़ी फिर कभी पर्दे पर नहीं दिखी। वो गोल्डन पेयर जिनकी केमिस्ट्री पर सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे, सिलसिला के बाद बस इतिहास बन गया। वैसे कमेंट्स में बताइएगा, रेखा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? और ये सब हुआ कैसे? बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। किसी ने आकर ये नहीं कहा कि हम अब साथ काम नहीं करेंगे। बस वो फिर कभी साथ नहीं दिखे। यहाँ फिर से चुप्पी ने अपना काम किया। जो बात खुलेआम नहीं कही गई, वो इंडस्ट्री के गलियारों में फुसफुसाहटों के जरिए और भी जोर से गूंजी। सबको पता था कि एक चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिरी पन्ना किसने लिखा। सिलसिला के बाद इंडस्ट्री को यह समझ आ गया कि रेखा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो जब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? आप उन्हें एक लेबल दे देते हैं, उनके बारे में एक कहानी गढ़नी शुरू कर देते हैं। और वो कहानी क्या थी? रेखा खतरनाक है। हाँ, ये एक नया नैरेटिव बनाया गया। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, प्रोड्यूसर्स के बीच बातें होने लगीं, अरे उसे शादीशुदा एक्टर्स के साथ कास्ट मत करो, या उसके साथ बहुत इमोशनल ड्रामा होता है, या फिर वो जहां जाती है मीडिया की मुसीबत साथ लाती है। ये कितना दिलचस्प है कि इस पूरी कहानी में जो पुरुष कलाकार थे, वो तो आसानी से आगे बढ़ गए, उन पर कोई दाग नहीं लगा। लेकिन रेखा के नाम के साथ एक ब्रांड चिपका दिया गया। उन्हें एक होम ब्रेकर या एक खतरनाक औरत के तौर पर पेश किया जाने लगा। ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये उनकी प्रोफेशनल जिंदगी को उनकी पर्सनल जिंदगी से जोड़कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश थी। ये बताने की कोशिश थी कि अगर कोई औरत नियमों से नहीं खेलेगी
तो इंडस्ट्री उसे किनारे कर देगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि रेखा को किनारे करना मुमकिन था। उन्होंने इस खतरनाक लेबल को भी अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने इसे न तो स्वीकार किया, न ही इसका खंडन किया। उन्होंने इसे भी अपने रहस्य का एक हिस्सा बनने दिया। बिल्कुल, इस लेबल ने उन्हें और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। लोग उनसे डरने भी लगे और उनकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित भी हुए। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लगभग एक दशक बाद 90s के आखिर और 2000 की शुरुआत में बॉलीवुड बदल चुका था, मीडिया का अंदाज भी बदल चुका था। 24 घंटे वाले न्यूज़ चैनल आ चुके थे, इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी। अब गॉसिप सिर्फ मैगजीन में नहीं बल्कि टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। और इसी दौर में एक नई अफवाह ने जोर पकड़ा। रेखा और अक्षय कुमार ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया और टैब्लॉइड्स ने उनकी असामान्य नजदीकियों पर लिखना शुरू कर दिया। यहाँ ये साफ कर दें कि ये सिर्फ अफवाहें थीं, जिनका कोई सबूत नहीं था। मजबूर होना पड़ेगा। और उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करती आई थी। अक्षय कुमार ने इस पर कभी बात नहीं की और रेखा उनकी तरफ से वही जानी पहचानी गहरी खामोशी, न कोई इंटरव्यू, न कोई बयान, न हाँ न ना। नतीजा क्या हुआ? ये अफवाहें इसलिए खत्म नहीं हुई कि किसी ने सफाई दी, ये इसलिए खत्म हो गई क्योंकि चुप्पी ने उन्हें भूखा मार दिया। देखिए, 80 के दशक में मीडिया को शांत कराना फिर भी आसान था, लेकिन 2000 के दशक का मीडिया तो आग की तरह था। उसे लगातार ईंधन चाहिए होता है। एक बयान, एक खंडन, एक नो कमेंट भी एक खबर बन जाता है। लेकिन रेखा ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, शून्य। जब दोनों तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही ना हो तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? ये उनकी चुप्पी की रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। ये साबित करता था कि उनकी एक कला समय के साथ और भी ज्यादा निखर गई थी। इससे ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। रेखा कभी बोली क्यों नहीं? ज्यादातर सितारे तो अपनी छवि बचाने के लिए, अपने रिश्ते बचाने के लिए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। वो हर अफवाह का खंडन करते हैं। रेखा ने हमेशा इसका ठीक उल्टा रास्ता क्यों चुना? मुझे लगता है उन्होंने शायद करियर की शुरुआत में एक बात समझ ली थी। स्पष्टीकरण देने का मतलब है अपनी ताकत दूसरे के हाथ में देना। जिस पल आप सफाई देते हैं, आप सामने वाले को जज बना देते हैं। आप उसे ये अधिकार दे देते हैं कि वो आपकी बात पर यकीन करे या ना करे। सही बात है। और बॉलीवुड को तो स्पष्टता बहुत पसंद है। यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, हाँ या ना, सही या गलत, दोस्त या दुश्मन। रेखा ने हमेशा इस बाइनरी को तोड़ा। उन्होंने अस्पष्टता को चुना। उन्होंने ग्रे एरिया में रहना पसंद किया। और अस्पष्टता की उम्र हमेशा स्पष्टता से ज्यादा लंबी होती है ना? एक साफ हाँ या ना से कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक रहस्य वो हमेशा जिंदा रहता है। वो लोगों को अनुमान लगाने पर, बातें करने पर, सोचते रहने पर मजबूर करता है। रेखा ने हमें जवाब नहीं दिए, उन्होंने हमें एक पहेली दी। तो अगर हम उनकी पूरी रणनीति को निचोड़ें तो स्रोत बताते हैं कि वो 3 सिद्धांतों पर चलती थीं। ये उनके पावर मूव का ब्लूप्रिंट था। पहला, कभी सहानुभूति मत मांगो। उन्होंने कभी खुद को एक विक्टिम की तरह पेश नहीं किया। दूसरा, कभी किसी से स्वीकृति की भीख मत मांगो। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि इंडस्ट्री या दर्शक उन्हें अच्छा या सही माने। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी किसी और के लिए अपनी कहानी को दोबारा लिखने की कोशिश मत करो। अपनी सच्चाई पर कायम रहो, चाहे वो सच्चाई तुम्हारी खामोशी ही क्यों ना हो। इसका असर क्या हुआ? दशकों तक लोग अटकलें लगाते रहें, किताबें लिखते रहें, थ्योरी बनाते रहें, और इस पूरी प्रक्रिया में रेखा का मिथक और भी बड़ा और भी मजबूत होता गया। वो किसी एक दशक, किसी एक विवाद या किसी एक रिश्ते में बंधकर नहीं रहीं। वो टाइमलेस हो गईं। बिल्कुल, उनकी चुप्पी ने उन्हें किसी एक परिभाषा में कैद होने से बचा लिया। हर किसी के मन में एक अपनी रेखा थी और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अपनी कहानी का नियंत्रण कभी किसी और के हाथ में जाने ही नहीं दिया। अगर हम इसे आज के दौर से देखें, जहां सेलिब्रिटीज हर छोटी बात पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, हर चीज क्लैरिफाई करते हैं, तो रेखा की रणनीति और भी ज्यादा असाधारण लगती है। उन्होंने साबित किया कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया न देना ही होती है। अंत में स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जो शायद इस पूरी चर्चा को समेट देती है। बॉलीवुड में लोग इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि वो सच बोलते हैं। लोग इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वो अपने पीछे सवाल छोड़ जाते हैं। रेखा ने हमेशा यही किया। उन्होंने हमें कभी जवाब नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ सवाल छोड़े। और शायद यही सवाल हैं जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक, इतना आकर्षक और इतना रहस्यमयी बनाए हुए हैं। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, क्या रेखा को हमेशा गलत समझा गया?
या वो इतनी समझदार थीं कि उन्होंने हर कदम, हर चुप्पी, हर नज़र को एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल किया? एक विक्टिम या एक मास्टरमाइंड? इस पर ज़रूर सोचिएगा।